नमस्कार दोस्तों, ये सीधे हैं अब कर्ण कमल से सेक्टर 8 से भाजपा कार्यालय से, और यहाँ पर पहुँचे हैं केंद्रीय मंत्री अठावले साहब। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल कमल से। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है यहाँ पर। अगर आप देखें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, वो पहुँच चुके हैं करनाल में। केंद्रीय मंत्री रामदास पार्टी ऑफ इंडिया आठले के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री जी श्री रामदास अठावले जी आज करनाल में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी सीटों पर समर्थन करने के लिए और स्पेशली माननीय मनोहर लाल जी के लिए लोकसभा चुनाव का समर्थन करने के लिए माननीय मंत्री जी पहुँचे। जी अठावले जी सर बोलिए। ठीक है, तो मैं मेरा नाम रामदास अठावले, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में 10 साल से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मैं राज्य मंत्री हूँ और 8 साल से माननीय मोदी सरकार में। तो देश की जो स्थिति है, देश में जो हवा है, ये हवा नरेंद्र मोदी जी की हवा है, एनडीए की हवा है, जो भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है विकास की देश दवा, इसीलिए सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की हवा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया है। सर थोड़े जोर से बोलिए। सभी जाति धर्म के न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय देने की भूमिका ली हुई है। इसीलिए हम 10 सालों में हमने काम किया है। महिला आरक्षण बिल पास करने का निर्णय हो, 370 आर्टिकल हटाकर जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू करने का बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय हो, वहाँ तिरंगा झंडा लहराने का बहुत बड़ा निर्णय हो, और कश्मीर में बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं ये आज बड़ी संख्या में वहाँ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का आतंकवाद जो है ये 99.99% खत्म हो चुका है। तो हम लोगों से अपील करने के लिए आए। मैं आज यहाँ करनाल में आया हूँ। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी लगातार 9-9.5 साल से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के गाइडलाइन पर उन्होंने हरियाणा का विकास करने का काम किया है। और आज वो यहाँ करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा समर्थन 10 सीटों पर है। 2019 में जिस तरह 10 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी, उसी तरह इस वक्त भी 10 की 10 सीटें चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जो दलित वोटर्स है, जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स है, उनको मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान अपने देश को दिया है, वो संविधान को बदलेंगे, इसी तरह का बहुत बड़ा गलत प्रचार जो है ये इंडिया आघाड़ी की तरफ से हो रहा है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर ये संविधान दिन पूरे देश भर में मनाने का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल काम पूरे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को माथा टेककर शपथ लेते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी जी संविधान नहीं बदल सकते हैं। उन्होंने अनेक सभाओं में बताया कि भाई संविधान बदलना ये किसी के हाथ में नहीं है, और इसीलिए संविधान को बिल्कुल रोका नहीं है। मैं दलित मतदारों को आह्वान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा करती है। एक बाजू में राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा निकालते हैं और दूसरे बाजू में भारत को तो तोड़ने की बातें करते हैं। कांग्रेस वालों ने आज तक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते करते अपने हाथ में सत्ता ली थी, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी जी का है। और 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बेहतरीन काम है। हरियाणा के विकास के लिए भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं, इसीलिए हमें पूरा विश्वास है। मैं सभी मतदारों को हरियाणा की अपील करना चाहता हूँ
बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या हरियाणा की 10 की 10 सीटें चुनकर आनी चाहिए। इसी तरह का मैं तमाम लोगों को अपील करता हूँ और दलित वोटर को इतना ही बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार महाराष्ट्र में हराया था। इस कांग्रेस पार्टी ने मतलब वो कांग्रेस पार्टी चलता हुआ मकान है, ये बाबा साहब ने बताया था और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के बचाव में बताइए आप बीजेपी को, एनडीए को बड़ी तादाद में समर्थन दीजिए, ऐसा मैं सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ। सर, आज आप आए हैं, उससे पहले केंद्रीय मंत्री शरद पवार जी आए थे और उन्होंने भी कहा है कि यदि अगर भाजपा आएगी तो केंद्र से जो है वो पूरे संविधान खत्म हो जाएगा। आप संविधान की बात कर रहे हैं तो दोनों की लड़ाइयों को किस तरीके की विचारधारा से जोड़ा जा सकता है? लगता है कि यही तो मैंने बोला कि भाई इंडिया आज़ादी के जो लोग ये बार बार संविधान बदले का ऐसे बोल रहे हैं। दूसरे बातों में नरेंद्र मोदी जी और हमारे बीजेपी के एनडीए के सभी नेता बोल रहे हैं संविधान को बिल्कुल धोखा नहीं है, संविधान बदलना किसी के हाथ में नहीं है। संविधान इतना पवित्र है सारे दुनिया में, मतलब भारत के संविधान का नाम है। आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 98 में ये वोट जारी थी। पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। 1 मैन 1 वोट वैल्यू इसी तरह का उसका संदर्भ है और इसीलिए माननीय शरद पवार जी बोल रहे होंगे, लेकिन शरद पवार जी के बोलने में कोई दम नहीं है और संविधान कोई बदलेगा नहीं। सर, कैसा मानते हैं हरियाणा के अंदर लगातार बीजेपी के बड़े लीडर्स आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी जुड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस की 23 तारीख को प्रियंका गांधी भी हरियाणा में आ रही हैं प्रचार के लिए? हाँ, तो प्रियंका गांधी का तो स्वागत है, उनको लोकतंत्र में अपनी बाजू रखने का पूरा अधिकार है, अपनी भूमिका रखने का अधिकार है। मतदारों के पास जाकर अपना प्रोग्राम बताकर उनको अटेंड करने का पूरा लोकतंत्र में अधिकार है और कांग्रेस पार्टी 70 साल तक सत्ता में रहे, लोग उनके साथ थे। अभी लोग उनके साथ इतने नहीं रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने उसमें ब्रेक किया है और लोग मतलब बड़ी संख्या में आज बीजेपी के साथ है और इसीलिए प्रियंका गांधी आने दो, राहुल गांधी आने दो और कोई भी आने दो, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि मतलब जो मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद जाना, ये प्रधानमंत्री पद तय है जाना। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर तय है जाना, इसलिए मैं आया हूँ हरियाणा। इसलिए हरियाणा में मैं आया हूँ और लोग गा रहे नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद का गाना। लोग तो गा रहे नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद का गाना और लोग गाँव के बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को ही सत्ता में लाना। मतलब मनोहर खट्टर जी का कई गाँव में विरोध हो रहा है। हाँ, रोड शो निकालते हैं मनोहर खट्टर जी करनाल लोकसभा में, कई गाँवों में विरोध हो रहा है उनका। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई जानबूझकर राजनीति करने के लिए विरोध करते होंगे। विरोध भी करने वाले लोग हैं, लेकिन समर्थन करने वाले लोग भी हैं। कांग्रेस वाले लोग विरोध नहीं करेंगे, वो भी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन कांग्रेस का जनाधार इतना टूट चुका है कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे विरोध से मनोहर लाल खट्टर जी को फर्क नहीं पड़ेगा। दलित समाज बड़ी संख्या में ताकत से मतलब मनोहर लाल खट्टर जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, इसलिए ऐसे विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया है कि जितने भी कारखाने और जितनी भी फैक्ट्रियां कांग्रेस के समय खुली थी, वो सभी फैक्ट्रियां और जितने भी कारखाने हैं मोदी जो है अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई फैक्ट्रियाँ किसी को अंबानी और किसको एक ही फैक्ट्री नहीं बेची है। अडानी अंबानी के अपने अलग अलग मतलब पूरे बिजनेस हैं और अपने अपने बिजनेस को चला रहे हैं। एक भी बिजनेस अंबानी और अडानी को हमारी सरकार ने दिया ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और हमने कोई भी फैक्ट्री मतलब अडानी और अंबानी को नहीं दी है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को जिस तरह मोदी साहब ने सवाल पूछा है कि अडानी अंबानी के खिलाफ हमेशा बोलने वाले राहुल गांधी जी अभी चुनाव में चूक गए, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इसीलिए राहुल गांधी के मुंह में काला है, इसलिए मतलब वो उनके खिलाफ अभी नहीं बोल रहे। लेकिन हमने एक भी उद्योग बताए कि अडानी अंबानी को हमने कोई उद्योग में बेचा है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो कंपनी मतलब लाइबल होती है उनको मिलता है। अभी अडानी को कई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, इसका मतलब वो मोदी जी ने भी ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सिस्टम में वो वोट मिलते हैं। तो कोई उद्योग उनको बेचा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या मानते हैं सर कि बीजेपी आगे से ज्यादा बदलना आएगी? केजरीवाल पे आरोप लगे हैं कि अवैध फंडिंग लेने के 7 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग लेने के बाहर से। हाँ, तो मतलब जो जानकारी ईडी को मिली है उसमें ईडी ने बताया कि भाई 7 करोड़ 25 लाख ऐसा कुछ रुपया है। तो जब मतलब माननीय केजरीवाल जी ने नई पार्टी बनाई थी आम आदमी पार्टी, तब वो जब चुनाव लड़े थे तब उनको बाहर से कम 7 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग आया है, ये जानकारी उन्होंने दी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि भाई केजरीवाल पर अगर ईडी ने अन्याय किया है, ईडी का और सरकार का संबंध मतलब सरकार की एजेंसी है, लेकिन ईडी अपनी इंक्वायरी अपनी खुद करती है। तो ईडी ने कुछ गलत पेपर सबमिट किए होंगे और जानबूझकर सरकार के कहने पर ईडी ने अगर मतलब केजरीवाल को अंदर डाला होगा, तो केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट में मतलब अपनी बाजू रखनी चाहिए, उन्होंने अपनी पेपर रखनी चाहिए। तो ईडी के पास जितने पेपर मजबूत है, कोर्ट में उनको राहत नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, जो दारू का घोटाला दिल्ली में हुआ था उसमें उनके डेप्यूटी सीएम के अंदर है और भी कई लोग अंदर हैं और केजरीवाल को भी अंदर जाना पड़ा है। केजरीवाल ने अपनी भी जो बनाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है और इसीलिए मतलब उनको अंदर जाना पड़ा है। सर इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं सर, जिनकी आपस में किसी की विचारधारा ही नहीं मिलती सर? इंडिया गठबंधन विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन अभी उनकी विचारधारा एक ही है कि मोदी को हटाना। उनकी एक ही विचारधारा है कि मोदी को हटाना और हमारा काम है इंडिया आघाड़ी को हटाना, ये काम हमारा है और हमने पूरा तय किया है। साउथ इंडिया में बीजेपी बहुत अच्छी बढ़ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी सीएम के और कई पार्टियों का अलायंस है, सीटें आएगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस है, वहाँ भी अच्छी सीटें आएगी और कर्नाटक में भी 26 सीटों में से 20-22 सीटें आएगी। पांडिचेरी की सीट हरियाणा में आएगी। तो इसी तरह साउथ इंडिया में भी अभी बीजेपी का जनाधार बढ़ गया है। तमिलनाडु में माननीय नरेंद्र मोदी जी के लाख 3 लाख की सभा उन्होंने हुई है। तमिलनाडु में भी कुछ सीटें चुनकर आई है और यूपी तो हमारा ड्रॉ ही है। यूपी में 75 से 80 तक सीटें जीतेगा ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और हरियाणा में तो हमारी 10 सीटें थी, 10 सीटें चुनकर आएगी। और महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है, लेकिन वो तो दे रहे हैं कांटे की टक्कर, लेकिन हम और हमारे काम के बदौलत महाविकास आघाड़ी को आ रही चक्कर आ रही है। और महाराष्ट्र में भी हमारी 35 से लेकर 40 तक सीटें हम जीतेंगे। इसीलिए इंडिया आघाड़ी वाले कुछ भी बोले, लेकिन सत्ता में इंडिया आई।